प्रिय व्यूअर्स, यह एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल का पीटी जज योरसेल्फ प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं इसी कड़ी के रूप में आप लोगों के साथ मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखित एनसीईआरटी पुस्तक है, उसका पहला चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। यह बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1605 ईस्वी, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1605 ईस्वी में नहीं बल्कि 1602 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 बिल्कुल सही है, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपका क, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल शासक कौन था। यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी, उस समय भारत में मुगल साम्राज्य था। तो मुगल शासक उस समय कौन था? अकबर, जहांगीर, फर्रुखसियर, बहादुर शाह। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अकबर। यानी कि आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं, जो मुगल शासक हैं, उनका क्रमबद्ध उनका काल क्या रहा है। तो अकबर का जो काल रहा है वह 1605 ईस्वी तक अकबर भारत में मुगल शासक था। इसके बाद अगर आप देखें फर्रुखसियर का, तो फर्रुखसियर जो रहा है वह 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक फर्रुखसियर का काल रहा है। वहीं बहादुर शाह का अगर काल देखा जाए तो 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक का काल रहा है। ठीक है, अगर पूरा मुगल शासक को देखें तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बाद फिर आते हैं बहादुर शाह, उसके बाद आते हैं फर्रुखसियर। तो प्रश्न है कि 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, तो उस समय भारत में मुगल शासक कौन था। तो इसका आंसर होगा अकबर, क्योंकि अकबर 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक भारत में मुगल शासक के रूप में अपना कार्यकाल को पूरा किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली बस्तियों का प्रथम गवर्नर बनकर भारत कौन आया था। यानी कि जब भारत में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई और पुर्तगाली गवर्नर भारत में आए, तो वे आखिर पहले गवर्नर कौन थे जो भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में जिन्होंने कार्य किया है। पेड्रो अल्वर केब्रल, अल्मीडा, अल्बुकर्क और वास्को डी गामा। तो देखिए, महत्वपूर्ण जो पुर्तगाली गवर्नर हुए हैं वे 3 महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर हैं, जिनमें अगर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की चर्चा की जाए तो सबसे पहले जो पुर्तगाली गवर्नर हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इनका कार्यकाल 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक रहा है। इसके बाद जो पुर्तगाली गवर्नर रहे हैं वे हैं अल्बुकर्क का जो कार्यकाल रहा है वह 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक रहा है। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो पुर्तगाली गवर्नर हुए हैं वे नीनो दी कुन्हा हुए हैं। तो यहाँ 3 महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर हैं। और प्रश्न है यहाँ पर कि पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी कि ख, जो कि 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल को पूर्ण किया। अगला प्रश्न है, वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने गोवा में अपने कर्मचारियों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। वास्को डी गामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क, पेड्रो अल्वर केब्रल। तो देखिए, यहाँ जो अल्बुकर्क का जो कार्यकाल रहा है, अल्बुकर्क अभी हमने डिस्कस किया कि अल्बुकर्क का कार्यकाल
अल्बुकर्क का कार्यकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक रहा है। तो इस दौरान अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली जनसंख्या में वृद्धि के लिए कई सारे कार्य किए थे और इसके द्वारा किए गए कई सारे कार्य भारतीय राजनीति में आज भी अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। और इन्हीं में से एक कार्य था, इन्होंने कहा था पुर्तगाली नागरिकों से कि वे भारतीय स्त्रियों से यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा वे विवाह करें ताकि उनकी आबादी में वृद्धि किया जा सके और भारत में पुर्तगाली शासन को स्थापित किया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि अल्बुकर्क ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने गोवा में अपने कर्मचारियों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने अपने जहाजी बेड़े के साथ गोवा पर कब अधिकार स्थापित किया था? 1509 ईस्वी, 1510 ईस्वी, 1511 ईस्वी, 1512 ईस्वी। तो देखिए गोवा पर जो अधिकार स्थापित हुआ था वह 1510 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब हमने ऊपर बता दिया है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल 1505 से लेकर 9 तक रहा है और अल्बुकर्क का कार्यकाल 1509 से लेकर 1515 तक रहा है। और इसी दौरान 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया और उस समय गोवा पर जो अधिकार था वह बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह का उस समय अधिकार था। लेकिन बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में छीन लिया था और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1510 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जेसुइट पादरियों को किस मुगल सम्राट ने अपने दरबार में बुलाया था? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर और अकबर। तो देखिए सबसे पहले यह देखिए कि आखिर जेसुइट पादरिये होते क्या है। ठीक है, तो जो जेसुइट पादरिये थे वे बेसिकली रोमन कैथोलिक के सदस्य होते थे। रोमन जो कैथोलिक समाज होता था, रोमन कैथोलिक समाज, उसके ये सदस्य होते थे और वे सदस्य जेसुइट पादरी के नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पर जब अकबर का कार्यकाल था तो बेसिकली जेसुइट पादरियों का भारत में जो आगमन होता है वह 1542 ईस्वी में इनका आगमन होता है। लेकिन जब अकबर मुगल शासक बना था तो अकबर के दरबार में जेसुइट पादरियों ने अपना अच्छा प्रभाव स्थापित कर लिया था। तो उस समय अकबर ने 2 जेसुइट पादरियों को अपने दरबार में बुलाया था और उसके साथ अपना विचार विमर्श किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अकबर ने जेसुइट पादरियों को अपने दरबार में बुलाया था। अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, यानी कि डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियाँ कहाँ कहाँ स्थापित की हैं? डचों ने, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी और उसकी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्रियों का यहाँ नाम दिया गया है। दोस्तों यहाँ कालीकट है, इसे आप लोग सुधार लीजिएगा, सुधारने के बाद आप इसे पुलिकट कर लीजिए। ठीक है, कालीकट ऑप्शन है गलत है। पहला ऑप्शन है पुलिकट, दूसरा ऑप्शन है सूरत, फिर है चीन सूरा, उपरोक्त सभी। तो डचों ने जो भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी वह इनमें से सभी जगह पर उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। पुलिकट में जो व्यापारिक कोठियां उन्होंने स्थापित की वह 1610 में, सूरत में उन्होंने 1616 ईस्वी में व्यापारिक कोठियां स्थापित की, चीन सूरा में उन्होंने 1653 ईस्वी में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। तो इस प्रकार से डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियां पुलिकट, सूरत, चीन सूरा इन सभी जगहों पर स्थापित की थी। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कलकत्ता का संस्थापक कौन था? चार्ल्स आयर, जॉब चार्नोक, गैराल्ड अंगियार, विलियम नॉरिस। तो कलकत्ता का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वह जॉब चार्नोक को माना जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? यानी कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जो संयुक्त पूंजी कंपनी है तो इसका आंसर हो जाएगा डच। और अभी हमने बताया कि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और भारत में इनकी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डच, यानी कि आंसर बी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था?
अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो देखिए अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जरूर हुई थी, लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री जहांगीर के शासनकाल में स्थापित की गई थी। 1611 ईस्वी में अस्थायी कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, लेकिन 1613 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई, किसके शासनकाल में? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। 1611 में अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में और 1613 में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की गई उस समय जहांगीर का कार्यकाल था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तंबाकू का सर्वप्रथम भारत में प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, डैनिश, ये सभी जो हैं वह यूरोपीय हैं और इनके द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू का प्रयोग किया गया था। और इनमें से भी जो पुर्तगाली हैं उनके द्वारा सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में तंबाकू की खेती भारत में प्रारंभ की गई थी और उसी के समय से तंबाकू का भारत में प्रयोग माना जाता है। यानी कि भारत में तंबाकू के प्रयोग के जो सूत्रधार हैं वे पुर्तगाली रहे हैं और इन्हें माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी? यानी कि भारत में जिसकी डेथ हुई थी वैसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था? अल्मीडा, अल्बुकर्क, नीनो दी कुन्हा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का जो कार्यकाल रहा है वह 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक रहा है और इसकी डेथ 1515 ईस्वी में ही गोवा में हुई थी। तो अल्बुकर्क ऐसा एकमात्र पुर्तगाली गवर्नर था जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अल्बुकर्क। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में प्रथम छापाखाना स्थापित किया गया, यानी कि भारत में पहला छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? डचों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा। तो भारत में प्रथम छापाखाना के आविष्कार का जो श्रेय दिया जाता है वह डचों को श्रेय जाता है। यानी कि भारत में पहला छापाखाना जो श्रेय जाता है वह पुर्तगालियों को जाता है। इसका आंसर सी होगा। यानी कि भारत में पहला छापाखाना स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल बंदरगाह से व्यापार करने पर किस कंपनी को मुहर शुल्क से छूट प्रदान की गई थी? यानी कि भारत में ऐसा कौन सा यूरोपीय कंपनी था वह अगर कोरोमंडल बंदरगाह से व्यापार करता था तो उसे मुहर शुल्क से छूट प्रदान की जाती थी। मुहर शुल्क एक प्रकार का शुल्क था जो उस समय व्यापार करने के दौरान कंपनियों से वसूला जाता था। तो इसका विकल्प है का पुर्तगाल, ख डच, ग अंग्रेज, घ फ्रांसीसी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डच, यानी कि ख, यानी कि डच ऐसा यूरोपीय कंपनी था जो अगर उस समय कोरोमंडल बंदरगाह से व्यापार करता था तो इसे मुहर शुल्क से छूट प्रदान की जाती थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डचों को। अगले प्रश्न को देखते हैं, अंबूर का युद्ध कब हुआ था? 1748 ईस्वी, 1749 ईस्वी, 1649 ईस्वी और 1849 ईस्वी। यह अंबूर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रांसीसी कर्नाटक और आंग्ल कर्नाटक युद्ध से यह संबंधित है। कर्नाटक जो क्षेत्र रहा है इसे लेकर अंग्रेजों के मध्य, यानी कि अंग्रेजों के मध्य और फ्रांसीसियों के मध्य हमेशा से विवाद रहा था कर्नाटक क्षेत्र पर आधिपत्य के लिए। और इसी आधिपत्य के दौरान अंबूर का युद्ध हुआ था और इस अंबूर के युद्ध में 1749 ईस्वी में अंबूर का युद्ध हुआ था और इस अंबूर के युद्ध में डुप्ले ने अनवरुद्दीन को हराया था। डुप्ले जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था और इसने अनवरुद्दीन को परास्त किया था। तो अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, पूर्वी भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? प्रश्न है यहाँ पर पूर्वी भारत में पूर्वी भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? सूरत,
कोचीन, कलकत्ता और उड़ीसा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री पूर्वी भारत में कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो सूरत, कोचीन, कलकत्ता और उड़ीसा, इसमें से जो पूर्वी भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी वह थी उड़ीसा में। उड़ीसा में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1653 ईस्वी में स्थापित की गई थी, जो कि पूर्वी तट पर स्थित है। आप मैप से इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का केंद्र किसने बनाया था? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1995 ईस्वी में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है और संभवतः 64वीं या 65वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का केंद्र किसने बनाया था? फ्रांसीसियों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने और अंग्रेजों ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का केंद्र बनाया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी, लेकिन पटना में उसने अपनी फैक्ट्री को कब स्थापित किया? 1601 ईस्वी, 1632 ईस्वी, 1774 ईस्वी, 1651 ईस्वी। अभी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। और डचों ने जो पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी वह 1632 ईस्वी में स्थापित की थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डचों की पटना में स्थापित पहली फैक्ट्री 1632 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के द्वारा भेजे गए राजदूत सर टॉमस रो ने किससे व्यापारिक सुविधाओं हेतु फरमान प्राप्त किया था? अकबर, जहांगीर, खुर्रम और नूरजहां ने। यानी कि जो सर टॉमस रो एक राजदूत था जो कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया था, उसने किस मुगल शासक से अपनी व्यापारिक सुविधाओं के लिए फरमान को प्राप्त किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर, यानी कि सर टॉमस रो जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था और उसने उसी समय जहांगीर से अपनी व्यापार के लिए फरमान को प्राप्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि जहांगीर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेजों के द्वारा 1669 ईस्वी में मद्रास का पट्टा किससे प्राप्त किया गया था? चंद्रगिरी के शासक से, मैसूर के शासक से, गोलकुंडा के शासक से और बंगाल के शासक से। तो दोस्तों जो मद्रास का पट्टा अंग्रेजों ने प्राप्त किया था वह चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त किया था। उस समय अंग्रेज अधिकारी जो था वह फ्रांसिस डे था। उस अंग्रेज अधिकारी ने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास के पट्टे को 1669 ईस्वी में प्राप्त किया था। और अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार में यह कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण कील साबित हुई और यहीं पर आगे जाकर सेंट जॉर्ज जो किला जो है वह यहाँ पर स्थापित होता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। इसके बाद भी एनसीईआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे की वीडियो में अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।